Hello everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study science, maths, SST absolutely for free only at learnohub.com. तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो इसके जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। लेट अस स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन। तो हमारे पास 4 ऑर्गेनिजम्स दिए हैं, अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम एंड लिशमेनिया। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, बेसिकली इन सभी में क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो हमें बताना है कि इनमें से वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें बडिंग के थ्रू होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बडिंग होता क्या है, तो आपने एक ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर देखा ही होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये एक पेरेंट बॉडी है। ठीक है, अब ये जो पेरेंट बॉडी है, कुछ टाइम में क्या होता है कि जब ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो इसमें क्या होता है, इसकी ही बॉडी पर एक छोटी सी आउटग्रोथ आ जाती है। ठीक है, और ये थोड़ी सी डेवलप होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है, और ये इस पेरेंट बॉडी से ये डिटैच हो जाती है और ये एक इंडिविजुअल बन जाता है। मतलब कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें जो नया ऑर्गेनिज्म है वो एज अ बड आएगा पेरेंट बॉडी से। तो पेरेंट बॉडी पर ही कहीं आउटग्रोथ होगी जिसको हम बोलेंगे बड, और फिर ये बड जो है ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा और एक इंडिविजुअल की तरह अकेले, मतलब on its own it starts to develop, it starts to grow, so that is called as budding। तो अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा में क्या होता है, अमीबा में होती है बाइनरी फिजन। ठीक है, अमीबा में होती है बाइनरी फिजन। वहीं पर अगर हम ईस्ट की बात करें, ईस्ट में होती है बडिंग। ठीक है, और बडिंग हम मोस्ट कॉमनली हम पढ़ते हैं किसमें, हाइड्रा में। हाइड्रा वाला एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जब भी हम बडिंग के बारे में पढ़ते हैं तो हम हाइड्रा का एग्जाम्पल पढ़ते हैं, राइट। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ईस्ट, राइट। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। तो उसके बाद हमारा है थर्ड है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम में कौन सी डिविजन होती है, प्लाज्मोडियम में होती है मल्टीपल फिजन। ठीक है, मल्टीपल फिजन मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाएगा। ठीक है, पहले न्यूक्लियाई अंदर डिवाइड होगा, एक सेल के अंदर, एक सिस्ट के अंदर, और जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो तो ये जो सिस्ट है, ये जो बाहर कवरिंग है, ये टूट जाएगी और सारे के सारे जो डॉटर सेल्स है वो रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल से बहुत सारे डॉटर सेल्स बन रहे हैं। वहीं पर अगर हम लिशमेनिया की बात करें तो लिशमेनिया में होती है बाइनरी फिजन, जो कि हम अमीबा में भी देखते हैं। ठीक है, तो क्या फर्क क्या है मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन में। बाइनरी फिजन में एक इंडिविजुअल से सिर्फ 2 ऑर्गेनिज्म, सिर्फ 2 डॉटर सेल्स हमें मिलते हैं। वहीं पर मल्टीपल फिजन में एक ऑर्गेनिज्म से हमें बहुत सारे डॉटर सेल्स मिलते हैं। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो इनमें से कौन सा वो पार्ट है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब देखते हैं, सबसे पहली बात है ओवरी। तो क्या ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी होती है? ऑफ कोर्स होती है, अ पेयर ऑफ ओवरीज, मतलब 2 ओवरीज होती हैं, राइट। सो दिस इज रॉन्ग। देन यूट्रस, तो यस दिस पार्ट इज यूट्रस, ये जो आपको बीच में ये पार्ट दिखाई दे रहा है दिस इज यूट्रस। ठीक है, जिसे हम वोम भी कहते हैं, राइट। तो जब एक बार एग फर्टिलाइज हो जाता है तो वो कहाँ पर आके इम्प्लांट होता है, यूट्रस में। सो ऑफ कोर्स यूट्रस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर अगर हम बात करें वास्ट डिफरेंसर की, तो वास्ट डिफरेंसर क्या है, क्या ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है? तो अगर आप इसमें देखो तो
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको ये नहीं मिलेगा। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो बहुत सारी ट्यूब्स है, ये कौन से स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलती हैं? ये हमें देखने को मिलती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो दिस इज वास्ट डिफरेंस है, ठीक है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, राइट। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। देन कमिंग ऑन टू फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब कहाँ होती है? फेलोपियन ट्यूब भी होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये देखो फेलोपियन ट्यूब जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, इस्थमस, एम्प्यूला एंड इनफंडिबुलम, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज फेलोपियन ट्यूब। तो अगेन दिस इज इनकरेक्ट। तो कौन सा पार्ट है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? सो दैट इज वास डिफरेंसर, राइट। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द एंथर कंटेन्स सेपल, ओव्यूल, पिस्टल और पॉलन ग्रेन। तो एंथर होता क्या है? अगर आपको याद हो फ्लावर का स्ट्रक्चर, ठीक है, कुछ ऐसा होता है फ्लावर का स्ट्रक्चर, उसमें पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर हम एक बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहे हैं तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा, राइट। तो स्टेमन जो है दैट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और वहीं पर अगर हम पिस्टिल की बात करें तो ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है आपको, ये स्ट्रक्चर याद है आपको। अब हमसे पूछा गया है एंथर। तो एंथर कौन सा पार्ट होता है? एंथर होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट। तो देयर इज एंथर एंड देयर इज फिलामेंट। तो हमने ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमने इसको एनलार्ज करके यहाँ पर देख लिया, ठीक है। तो अगर अब आप इस स्ट्रक्चर को देखो तो इसमें ये जो स्टॉक है ना, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। और ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको हम बोलते हैं एंथर, ठीक है। अब ये एंथर के अंदर होता क्या है? क्या एंथर के अंदर सेपल्स हैं? नहीं, सेपल्स तो ये हैं, ये जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं नीचे, ठीक है, तो सेपल्स तो नहीं हैं। ओव्यूल्स हैं? नहीं, ओव्यूल्स कहाँ पर होते हैं? ओवरी के अंदर होते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। पिस्टल है, तो पिस्टल क्या है? पिस्टल तो हम एज अ होल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बोल रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोल रहे हैं, जिसमें है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है पिस्टल, राइट। तो ये भी नहीं है। बट इसमें क्या होते हैं? इसमें होते हैं पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन्स किसके अंदर है? एंथर के अंदर। ये पॉलन ग्रेन्स क्या हैं? ये मेल गैमेटोफाइट है। व्हाट इज इट? इट इज मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। इसी के अंदर, एंथर के अंदर होते हैं मेल गैमीट्स, जो प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमने थोड़ा सा डायग्राम के साथ इसको एक बार रिवाइज किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने जब रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने पढ़े हैं उसके 2 टाइप्स, एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, उसी के अंदर कुछ हुआ और उसी से डॉटर सेल्स बन गए, ठीक है। जैसे अगर हम अमीबा की ही बात कर लें तो अमीबा में क्या है, हमारे पास क्या है, एक सेल है, ठीक है। ये सेल जो है ये खुद में ही डिवाइड हुआ, मतलब इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, और फाइनली इसने क्या दे दिए? 2 डॉटर सेल्स दे दिए, ठीक है। तो हुआ क्या कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, उसी से डॉटर सेल्स बन रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं? अपने अपने गैमीट्स देते हैं, और ये गैमीट्स जब गैमीट्स जो होते हैं ये जब फ्यूज करते हैं तो ये बनाते हैं जाइगोट, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या एडवांटेजेस हैं ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो ऑफस्प्रिंग आता है, मतलब जो डॉटर सेल्स आते हैं, जो डॉटर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स, ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि उसमें मेल गैमेट भी है और फीमेल गैमेट भी है, दोनों ने फ्यूज करके वो ऑफस्प्रिंग बनाया है, ठीक है, उनके फ्यूजन से वो ऑफस्प्रिंग बना है, तो उसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हुए, ठीक है। वहीं अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें तो एक ही
पेरेंट इन्वॉल्व है। अब जो कैरेक्टरिस्टिक उस पेरेंट में है, अच्छे हैं, बुरे हैं, खराब हैं, उसके लिए हार्मफुल हैं या उसके लिए बेनिफिशियल हैं, वही आएंगे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मिक्सिंग हो जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो हमें कहीं ना कहीं एक हाइब्रिड मिलता है आगे जाके, ठीक है। तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स में से कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं वो ऑफस्प्रिंग में आती हैं। सेकेंड है इट प्रोड्यूस वेरिएशंस विच इंश्योर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, ठीक है। तो यूजुअली होता क्या है कि जो बेनिफिशियल होती हैं, मतलब मोस्टली ऐसा ही होता है कि जो बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, वो आगे को ट्रांसफ़र होते हैं, वो आगे को पास ऑन होते हैं जनरेशन में, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें कि इनके पास ऑन होने से क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि एक पहली तो बात है क्योंकि दो पेरेंट्स के गैमेट्स आए हैं, फ्यूज़ हुए हैं, फिर ऑफस्प्रिंग आया, तो उससे वेरिएशंस हुई हैं। ना तो बच्चा अपने फादर जैसा है ना तो मदर जैसा है, बट उन दोनों के जैसा है, मतलब कहीं ना कहीं मिक्सिंग हुई है कैरेक्टरिस्टिक्स की और एक अलग ही इंडिविजुअल निकल के आया है। तो इससे वेरिएशंस होंगी और ये वेरिएशंस जो होंगी वो ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल में उनकी हेल्प करेंगी, ठीक है। फिर ये जो वेरिएशंस होती हैं इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये ज़्यादा वाइबल होती हैं। वाइबल मतलब ये ज़्यादा सपोर्ट करती हैं उनको लिविंग के लिए और ये सस्टेन करती हैं उनका सर्वाइवल, ये ज़िंदा रहती हैं, आगे से आगे पास ऑन करती हो जाती हैं और इन ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल में इनकी हेल्प करती हैं, ठीक है। फिर है ऑफस्प्रिंग कैन अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब जो ऑफस्प्रिंग है इट कैन अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। तो अब क्योंकि दोनों पेरेंट्स से आए हैं, ठीक है, हो सकता है कि कोई एक कैरेक्टर था वो एक पेरेंट में ठीक नहीं था, वो दूसरे में था, तो दूसरे का वो कैरेक्टरिस्टिक आया है जिससे उस ऑर्गेनिज्म को उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए आसानी हुई है, ठीक है। जैसे कि अभी जब आप इवोल्यूशन पढ़ोगे तो आप उसमें पढ़ोगे जिराफ का एग्जाम्पल, ठीक है, कैसे जिराफ की एक शॉर्ट नेक थी, लेकिन क्या हुआ कि अब नीचे घास खत्म हो गया और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको नीचे से घास खाना है, ठीक है। तो सोचो कितना कंपटीशन होता, जिराफ को नहीं खाना मिलता या किसी और को नहीं मिलता, तो उनको लगा कि क्यों ना अपनी नेक लंबी कर ली जाए और पेड़ों के ऊपर जो पत्ते हैं उनको खाया जाए। तो पहले जो जिराफ की नेक थी वो शॉर्ट थी, लेकिन बाय स्ट्रेचिंग, ठीक है, उनकी नेक जो है वो लॉन्ग होती गई और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये उनकी फ्यूचर जनरेशन्स में पास होता गया और जिस जिस इंडिविजुअल में वो कैरेक्टरिस्टिक आया वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ, चेंजिंग कंडीशंस के साथ रहने के लिए ज़्यादा फेवरेबल हुए, ठीक है, तो वो बेटर हुए सर्वाइवल में, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द टेस्टीज इन ह्यूमन बींग्स। तो टेस्टीज किसका पार्ट है? टेस्टीज पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो इसमें टेस्टीज कहाँ पर हैं? ये हैं टेस्टीज, ठीक है, दिस and this. So there is a pair of testes. A pair of testes means there are two testes in a human male, राइट। तो इनका क्या फंक्शन है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं ह्यूमन मेल्स में? तो इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सबसे पहला इनका काम है प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमीट दैट इज स्पर्म, ठीक है। स्पर्म्स की जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पर होती है? वो होती है टेस्टीज में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। तो जो मेल सेक्स हार्मोन है दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, उसकी प्रोडक्शन भी टेस्टीज में ही होती है, राइट। तो टेस्टीज क्या है? ये एब्डोमेन से बाहर होती हैं, ठीक है। किस में होती हैं? ये होती हैं स्क्रोटल सैक में, ठीक है, राइट। अब स्क्रोटल सैक में क्यों होती हैं, क्यों एब्डोमेन से बाहर होती हैं? क्योंकि इनमें जब स्पर्म की प्रोडक्शन होती है तो इनका जो टेम्परेचर है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, लेकिन स्पर्म्स की प्रोडक्शन में, इन गैमीट्स की प्रोडक्शन में जो टेम्परेचर चाहिए वो थोड़ा कम चाहिए होता है। तो स्क्रोटल सैक जो होता है वो एब्डोमिनल सैक से बाहर होता है, मतलब एब्डोमेन से थोड़ा बाहर होता है
और इसका जो टेम्परेचर है ये 2 to 3 डिग्रीज लेस होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर से, सो विच इज़ फेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमीट्स, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर। सो सबसे पहली बात है कि मेंस्ट्रुएशन है क्या। मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा प्रोसेस है जो फीमेल्स में होता है। तो अगर हम बात करें ह्यूमंस की तो ह्यूमन फीमेल्स में ये होता है। इसमें क्या होता है कि हर महीने देयर इज ब्लड एंड म्यूकस विच फ्लोज आउट ऑफ वेजाइना एवरी मंथ, ठीक है। वेजाइना से ब्लड और म्यूकस का फ्लो होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये होता क्यों है। अब अगर आपको याद हो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो हमारे पास क्या होती है, 2 ओवरीज होती है, अ पेयर ऑफ ओवरीज, मतलब 2 ओवरीज, राइट। अब ये जो ओवरी होती है ना, हर महीने कोई एक ओवरी एक एग रिलीज करती है, ठीक है। तो अब ये हमारे सिस्टम में वो होता है ना कि फीड हुआ है हमारे बॉडी के सिस्टम में, फीमेल्स की बॉडी के सिस्टम में। तो इसमें क्या होता है कि एक बार एग रिलीज हुआ, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 28 डेज का साइकिल होता है, जो कि थोड़ा वेरिएबल होता है। किसी फीमेल में ये सिर्फ 25 डेज का होता है, किसी में ये 30 डेज का भी होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी को पता है कि कब एग रिलीज होना है, कब फर्टिलाइजेशन हो सकती है और कब एक फर्टिलाइज्ड एग आ सकता है यूट्रस तक, ठीक है। तो उसके लिए फीमेल की जो बॉडी है वो प्रिपेयर करती है खुद को। तो जो यूट्रस वाला पार्ट होता है, ठीक है, तो अगर हम देखें तो कुछ हमें ऐसा सा स्ट्रक्चर याद होगा, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे यूट्रस, ठीक है। और यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर होती है फेलोपियन ट्यूब, और मैं यहाँ पर बना देती हूँ, यहाँ पर होती हैं ओवरीज, ठीक है। तो ये 2 ओवरीज हैं, ठीक है। ये फेलोपियन ट्यूब है और ये क्या है, ये वाला पार्ट है यूट्रस, ठीक है। एंड ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं वेजाइना, ठीक है। ये एक रफ सा स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से ओवरी ने रिलीज किया एक एग, ठीक है। अब अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो ह्यूमन की फीमेल की बॉडी में आ जाएंगे स्पर्म। तो फिर वहाँ पर एक चांस रहेगा कि ये जो एग है ना, ये फर्टिलाइज हो जाएगा, ठीक है। फर्टिलाइज कहाँ पर होगा, फेलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन। अब अगर जो ये फर्टिलाइज हो गया तो यहाँ से ये जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यहाँ पर आएगा यूट्रस में। और इस टाइम पर, इससे पहले, मतलब इससे पहले कि फर्टिलाइजेशन हो, यूट्रस क्या करता है, खुद को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। वो यहाँ की जो अंदर की लाइनिंग है ना, यूट्रस की जो लाइनिंग है ना, उसको थिक करना शुरू कर देता है। मतलब इट बिकम्स रिच ऑफ ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड वेसल्स बहुत सारी होती हैं ताकि ये एक तो एम्बेडिंग हो सके यहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग की, और दूसरा ये एक कुशन प्रोवाइड कर सके। अब वही बात है कि फर्टिलाइज हुआ है एग, है ना। अब अगर हम देखें एक छोटा सा बेबी, जब एक बेबी पैदा होता है, ठीक है, वो बहुत ही डेलिकेट होता है, उसका बहुत खास ध्यान रखा जाता है, उसको अच्छे से कवर किया जाता है, ध्यान रखा जाता है कि उसको कहीं चोट ना लगे, वो कहीं गिर ना जाए, है ना। तो वैसे ही सेम वे हमारी जो यूट्रस होता है ना, वो भी वैसा ही करता है, वो भी वैसे ही एक मदरली फीलिंग देता है उस किसको, फर्टिलाइज्ड एग को। तो क्या होता है कि जैसे ये फर्टिलाइज्ड एग आया, अब उसको एक प्रॉपर कुशनिंग देगा ताकि उसको मतलब वो जहाँ पर इम्प्लांट हो वो सॉफ्ट हो, उसको प्रॉपर खाना मिलता रहे, उसको न्यूट्रिशन जाए, उसको ऑक्सीजन जाए। ये सारा काम कौन देखता है, यूट्रस की वो जो लाइनिंग होती है, वो जो थिक लाइनिंग होती है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया कि अगर एग फर्टिलाइज हो गया। दूसरी ऑप्शन है कि अब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, मतलब ओवरी का तो काम है एग को रिलीज करना, वो तो हर महीने होगा। अगर एग रिलीज हो गया है और मान लो कि कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ ही नहीं, फिर उससे मतलब स्पर्म आया ही नहीं फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, तो ये जो हमने लाइनिंग देखी थी ना, ये जो यूट्रस की लाइनिंग है, ये क्या होगा, ये एकदम से शेड हो जाएगी, मतलब ये ब्रेक डाउन हो जाएगी, और एज अ ब्लड एंड एज अ म्यूकस इट विल फ्लो आउट ऑफ द वेजाइना, ठीक है। ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में ये वेजाइना से ये सारा बाहर निकलता जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये यूजुअली 3 to 5 डेज लास्ट करता है ह्यूमन फीमेल्स में,
ठीक है। और वही है कि डिपेंडिंग ऑन द फीमेल बॉडी ये थोड़ा आगे पीछे रहता है, किसी में 4 to 6 भी देखने को मिलेगा, किसी में 7 days भी होगा। तो ये जो टाइम पीरियड है ये थोड़ा वेरिएबल रहता है, राइट। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ये जो यूट्रस की लाइनिंग है ये ब्रेक डाउन हो जाएगी और एज अ ब्लड एंड म्यूकस इट विल फ्लो आउट ऑफ द वेजाइना, ठीक है। तो ऐसे होती है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो एक बार जो हमने लिखा है हम उसको भी पढ़ लेते हैं कि हमने कुछ मिस तो नहीं किया। तो इट अकर्स एवरी मंथ, क्यों? क्योंकि 1 egg इज रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी एवरी मंथ, ठीक है। तो एट द सेम टाइम कि जब वो ओव्यूलेशन हो रही है, जब एग रिलीज होता है ओवरी से, सो दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। अब उसी टाइम पर यूट्रस प्रिपेयर कर रहा है खुद को टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करनी है, उसको एक अच्छा सा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, कुशनिंग प्रोवाइड करनी है। नाउ द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इट गेट्स थिकन्ड। अब जो अंदर की लाइनिंग है ना यूट्रस के, इस टाइम पे क्या होती है, जब वो प्रिपेयर कर रहा है तो प्रिपेयर क्या कर रहा है, वो अंदर से थिक होती जा रही है लाइनिंग, एंड इट गेट्स सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए जो ब्लड सप्लाई है वो दी जाती है, ठीक है। इफ एग डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड, वही बात है कि फर्टिलाइज हो गया तो ठीक है, अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो जो लाइनिंग होती है यूट्रस की वो धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू हो जाती है और इट गेट्स रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस फ्रॉम द वेजाइना। तो वही चीज़ जो हमने डिस्कस की, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ है। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम of the longitudinal structure of a flower, longitudinal section of a flower, right। तो अगर हम एक फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने एक फूल तो देखा ही है सुंदर सा, ठीक है। अब उस फूल में ना अगर हम एक बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो मेन ना उसमें 4 चीज़ें होती हैं, पेटल्स होते हैं, सेपल्स होती हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। हम ये बात कर रहे हैं एक बाइसेक्सुअल फ्लावर की, ठीक है, रिमेंबर। तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा। तो अगर आप एक फ्लावर देखो तो वो हमें कुछ ऐसा सा देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें ये जो ग्रीन जो आपको यहाँ पर नीचे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो बिल्कुल एकदम फ्लावर के पास में है उससे अटैच्ड हैं, दैट आर कॉल्ड एज सेपल्स, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर नीचे ऐसे आपको ग्रीन से पत्तियाँ जैसी दिखाई देंगी, इनको हम बोलते हैं सेपल्स, ठीक है। वहीं पर जो ये कलरफुल, जैसे इसमें ये बहुत ही कलरफुल है, पिंक कलर के जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम बोलेंगे क्या, इनको हम बोलेंगे पेटल्स, ठीक है। तो 2 तो हमने निकाल लिए, ठीक है। तो अब इन शॉर्ट डिस्कस कर लेते हैं कि इनका फंक्शन भी क्या होता है। तो अगर हम सेपल्स की बात करें तो सेपल्स का फंक्शन क्या होता है, तो अगर आप सेपल को देखो तो एक फूल है ना, फूल के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में है कि एक तरह से ना ये जो फूल है इसकी जो पेटल्स हैं और पेटल्स के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है ना, उसको कहीं ना कहीं ये होल्ड कर रहा है और उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो डेलिकेट पार्ट्स है ना उनको प्रोटेक्ट करने का काम होता है सेपल्स का, राइट। उसके बाद आते हैं पेटल्स। तो पेटल्स क्या हैं? पेटल्स बेसिकली होते हैं कलरफुल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। जैसे कि ये सुंदर से, जैसे हम एक फूल को देखते हैं सबसे पहले हम उसका कलर देखते हैं एंड देन वी से वाव कितना सुंदर फूल है। किस बेसिस पे बोलते हैं? हम बोलते हैं उसके पेटल्स के बेसिस पे, ठीक है। वैसे ही जैसे ये कलर्स हमें अट्रैक्ट करते हैं ना, वैसे ही ये अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स को। पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन होते हैं? वो जो पॉलिनेशन करते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है। तो जितना ये कलरफुल होगा फूल, तो जो पॉलिनेटर्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं इन फ्लावर्स की तरफ और पॉलिनेशन करते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन होती है आगे, ठीक है। वो एक लंबा सा प्रोसेस है जो आप क्लास 12th में पढ़ोगे, ठीक है। तो इनका काम होता है पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना ताकि वो पॉलिनेशन करें, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हमारी 2 चीज़ें बच गई। अब बचा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो ये जो होता है, ये आपको एक अंदर ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, जिसमें ये ऊपर एक बल्ब सा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज पिस्टिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पार्ट को हम बोलते हैं पिस्टिल और हम इसको बोलते हैं
कार्पल, ठीक है, पिस्टिल या कार्पल। ये फर्दर डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में। यहाँ पर जो आपको ये एक लैंडिंग एरिया जैसा दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज स्टिग्मा, ठीक है, ये स्टिग्मा है। फिर आपको ये लंबी सी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। और आपको फिर ये नीचे एक गोल सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, इसको हम बोलते हैं ओवरी। सो बेसिकली पिस्टल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। एक फ्लैट सा पोर्शन, एक लैंडिंग जैसा पोर्शन, उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं स्टाइल। और फिर वो नीचे आके एक बल्ब लाइक, एक गोल से स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होती है, जिसे हम बोलते हैं ओवरी, ठीक है। तो ओवरी जो होती है ये बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही क्रिटिकल पार्ट होता है एक फ्लावर का, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, दैट इज कॉल्ड एज स्टेमन। तो इसके फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं स्टेमन। और ये फर्दर डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में, ठीक है। ये हमने एक पीछे क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, जो कि होता है एंथर और फिलामेंट, ठीक है। अब इसमें हमें, अगर हम इस फूल को देख रहे हैं तो हमें कहीं भी पिस्टिल या कार्पल इतना क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमें ये लंबे लंबे से स्ट्रक्चर ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो लंबे लंबे से स्ट्रक्चर्स हैं बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, जैसे कि ये हैं, ठीक है। तो दिस लॉन्ग ट्यूब इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज, मैं इसको मार्क करती हूँ, सो दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट, ठीक है। ये क्या है, ये है फिलामेंट। तो ये वाला पोर्शन है फिलामेंट, ठीक है। अब ऊपर जो हमें ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, ये छोटे छोटे गोल गोल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं एंथर, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, 4 चीज़ें हैं, चारों मेंशन करनी है। और उसके बाद जब आप पिस्टिल और स्टेमन पे आते हो तो वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं, आपको वो लेबल करना है, ठीक है। तो बस उतना सा ही हमारा स्ट्रक्चर है। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत बार टीचर्स प्रेफर करते हैं एग्जाम्स में पूछना, सो इससे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक। और जब भी पढ़ेंगे तो डायग्राम ज़रूर देखिएगा साथ में, या फिर सबसे बेस्ट है कि बाहर से एक फूल लाइए, या तोड़ना मत, इट डजेंट लुक गुड, ठीक है। तोड़ के वो मुरझा जाएगा, राइट। वो तभी अच्छा लगेगा जब वो प्लांट पे होगा। तो आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, तो बहुत ही सिंपल है और बहुत इजीली आप इसको समझ लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो अगर हम डिफरेंट मेथड्स की बात करें कॉन्ट्रासेप्शन की, तो उससे पहले हमें समझना होगा कि कॉन्ट्रासेप्शन है क्या। कॉन्ट्रासेप्शन बेसिकली कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स हैं, आर्टिफिशियल टेक्निक्स है, आर्टिफिशियल चीज़ें हैं जिनसे प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। सो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। तो अब कौन कौन से मेथड्स यूज़ कर सकते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, कि फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी प्रेग्नेंट ना हो, ठीक है। सबसे पहले आता है इसमें नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड में क्या होता है कि हमें क्या करना है कि स्पर्म को और एग को मीट करने से रोकना है, ठीक है। तो हमें पता है कि ओव्यूलेशन जो होती है फीमेल्स में, वो रफली, हम अगर आपने पढ़ा होगा बुक्स में, तो वो 14th डे बोला जाता है, ठीक है। वैसे ये ना थोड़ी सी अलग अलग होती है, मतलब हर एक फीमेल की बॉडी के हिसाब से अलग अलग होती है। तो इट इज़ जनरली फ्रॉम 10th to 17th डे। तो इस टाइम पे 10th to 17th डे हम किस रेफरेंस में बोल रहे हैं, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। जब मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट डे था तब से लेके 10th to 17th डे की बात कर रहे हैं। इस टाइम पर मीटिंग अवॉइड होनी चाहिए, ठीक है। अगर इस टाइम पर मीटिंग नहीं होगी तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब ओव्यूलेशन होती है, जब एग रिलीज होता है, तो वो जिंदा रहता है सिर्फ 24 आवर्स के लिए। अब 24 आवर्स में, अगर इन 24 आवर्स में उसको मतलब अगर एग को स्पर्म मिल जाएगा तो वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, तो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी। अगर इन 24 आवर्स में स्पर्म नहीं मिलता है तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी और वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, राइट। तो इस टाइम पर, मतलब जो हाईएस्ट चांसेस होते हैं एक फीमेल के प्रेग्नेंट होने के, वो होते हैं जब ओव्यूलेशन होती है, ओव्यूलेशन पीरियड के आसपास होती है, ठीक है। सो नेचुरल मेथड में क्या हो रहा है कि मेटिंग को अवॉइड किया जा रहा है ड्यूरिंग दैट ओव्यूलेशन पीरियड, दैट्स इट।
ठीक है। उसके बाद है बैरियर मेथड्स। तो बैरियर मेथड मतलब हम कहीं ना कहीं कुछ रोक लगा दे रहे हैं, कुछ बैरियर लगा दे रहे हैं ताकि स्पर्म और ओवम एक दूसरे से मीट ना कर पाए, फर्टिलाइजेशन ना हो और फिर प्रेगनेंसी ना हो। सो इट इज मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज अवॉइडेड बाय यूजिंग सर्टेन बैरियर्स, जो दोनों मेल्स में भी यूज होते हैं, फीमेल्स में भी यूज होते हैं। तो कॉन्डम्स जो मेल्स में भी यूज होता है और फीमेल्स में भी होता है। मेल्स में एक इलास्टिक सी चीज़ होती है जिसको मेल्स में पेनिस के ऊपर पहना जाता है और फीमेल्स में वेजाइना को कवर किया जाता है, ठीक है। तो इट अवॉइड्स प्रेगनेंसी। दूसरी चीज़ जो सिर्फ फीमेल्स के केस में यूज होती है दैट इज डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड कॉन्ट्रासेप्टिव स्पॉन्ज, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो फीमेल्स के केस में यूज होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड मेथड की, दैट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होता है, मतलब कुछ हम ऐसी पिल्स ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, मतलब खा रहे हैं मेडिसिन जो कि कुछ तो ऐसा कर रही हैं हमारी बॉडी में कि सॉरी स्पर्म और एग मीट ना हो, ठीक है। तो इस केस में पिल्स आर टेकन ओरली। तो पिल क्या है, इसमें स्मॉल पोर्शन होता है किसका, हार्मोन का, जो कि एग के रिलीज को ही रोक देता है, ठीक है। फीमेल्स कुछ पिल्स लेती हैं जिनमें हार्मोन्स होते हैं और ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये फीमेल में एग का रिलीज मतलब ओव्यूलेशन को ही रोक देते हैं, ठीक है। राइट, सिंपल एंड क्लियर, राइट। अब हम देखते हैं फोर्थ मेथड। फोर्थ क्या चीज हम यूज कर सकते हैं एज अ कॉन्ट्रासेप्शन। तो चलिए देखते हैं फोर्थ मेथड। तो फोर्थ है इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स। तो कुछ इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं फीमेल की बॉडी में, फॉर एग्जांपल कॉपर टी एंड लूप्स। ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होती हैं जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इम्प्लांट कर दिए जाते हैं और जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, राइट। और दूसरे हैं सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स में आते हैं दो मेथड्स, वासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्पर्म और ओवम की जो मीटिंग है, मतलब कि वो एक दूसरे से मिले, उसी को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि वो एक दूसरे से मिल ही ना पाए, राइट। तो वासेक्टोमी, तो अगर आप इसका नाम देखो तो इसी से क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है, ठीक है। तो वासेक्टोमी में क्या होता है कि ये जो वास डिफरेंशियल ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, जो कि किससे कनेक्टेड होती है, टेस्टिस से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो यही काम करती है ना कि यही लेकर जाती हैं स्पर्म को टेस्टिस से आगे की तरफ, ठीक है, फर्दर रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। तो इन्हीं को ना यहाँ पर कट कर दिया जाता है और टाई कर दिया जाता है, ठीक है। कट हो जाएंगे और टाई हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो स्पर्म की प्रोडक्शन तो हो रही है लेकिन उसको ब्लॉक कर दिया गया है, फर्दर उसका ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो फिर वो फीमेल की बॉडी में नहीं पहुंचेंगे, राइट। देन कमिंग ऑन टू ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी किस में होता है, ये फीमेल्स में होता है जिसमें फेलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। तो वही बात है कि हम क्या कर रहे हैं, हम फेलोपियन ट्यूब को फीमेल्स में इनको कट कर दे रहे हैं और इनको यहाँ पर टाई कर दे रहे हैं, ठीक है। सो फेलोपियन ट्यूब इन फीमेल कैन बी ब्लॉक्ड सो दैट एग विल नॉट रीच वेयर, एग विल नॉट रीच दिस यूट्रस, मतलब फेलोपियन ट्यूब में ही नहीं आएगा, तो जो स्पर्म है वो पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि एग यहाँ से रिलीज होगा, ओवरी से रिलीज होगा एग, वो यहाँ पर आएगा फेलोपियन ट्यूब में, एम्प्यूला में तक पहुंचेगा, ठीक है। 3 पार्ट्स थे, सेकंड पार्ट था एम्प्यूला में पहुंचेगा और यहीं पर वो वेट करेगा स्पर्म के आने की। अगर स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, लेकिन हम उससे पहले ही फेलोपियन ट्यूब को कट कर देंगे और वहाँ पर टाई कर देंगे, तो हम ब्लॉक कर देंगे उस पाथ को जहाँ से स्पर्म को आना था, राइट। सो ये है दो मेथड, सर्जिकल मेथड्स। और इम्प्लांट्स में तो हमने पढ़ी है कॉपर टी एंड लूप, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज होते हैं, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो जब भी आप वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी पढ़ें तो ये डायग्राम जरूर साथ में रखें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो वो कौन होते हैं, यूनी मीन्स व्हाट, वन, मल्टी मीन्स व्हाट, मैनी, ठीक है। तो मतलब एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब कि एक से ज्यादा सेल, बहुत सारे सेल्स, ठीक है।
तो अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो बहुत ही सिंपल से हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मेथड्स पढ़े हैं, जैसे कि फिजन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है। फिजन में बाइनरी फिजन भी आता है और मल्टीपल फिजन भी आता है, राइट। तो इसमें सेल जो होता है, मतलब जो बेसिकली एक पेरेंट सेल है, वही डिवाइड होता है और वही बना देता है डॉटर सेल्स, ठीक है। तो सेल्स डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स और मोर बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। और ये ऐसे ही कंटिन्यू होता है। फिर फर्दर ये जो डॉटर सेल्स हैं ये ग्रो करेंगे साइज में, ठीक है, ये मैच्योर होंगे और फिर फर्दर ये डिवाइड करने लग जाएंगे। वहीं पर अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इनमें ये जो फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन है ये नहीं देखने को मिलता है। इनमें देखने को मिलते हैं कुछ और मेथड, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, जैसे कि स्पोर फॉर्मेशन है, स्पोर्स के हेल्प से रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की तो उनमें अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमंस है, तो अगर आप ह्यूमंस की बात करो तो ह्यूमंस में हमने पढ़ा है कि मेल्स का अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और उसके अलग अलग पार्ट्स है, और वहीं पर फीमेल्स का अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और उसके अलग अलग पार्ट्स है, ठीक है। सो इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस द रिप्रोडक्शन इज थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो मतलब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही अलग होती है, ठीक है। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशंस ऑफ स्पीशीज। तो कैसे रिप्रोडक्शन जो है वो एक स्पीशीज़ में, एक पॉपुलेशन जो है एक स्पीशीज़ की, उसमें स्टेबिलिटी लाती है। तो सबसे पहले हम जाएंगे फ्लैशबैक में, जब हम रिकॉल करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो उसमें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। तो उसमें हमने स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि एक हिरार्की होती है क्लासिफिकेशन की, जिसमें सबसे हाईएस्ट लेवल होता है किंगडम और सबसे लोएस्ट लेवल होता है स्पीशीज़, राइट। यही पढ़ा था हमने। तो अब इसमें क्या होता है कि स्पीशीज़ क्या होती है। स्पीशीज़ की अगर आप डेफिनेशन पढ़ो तो स्पीशीज़ होते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड, ठीक है। कुछ ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिजम्स का जो आपस में इंटरब्रीड कर सकता है। जैसे कि ह्यूमन एक स्पीशीज़ है, होमो सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस बोलते हैं, ठीक है। जो साइंटिफिक नेम है ह्यूमन बींग्स का दैट इज होमो एंड सेपियंस, ठीक है। सेपियंस स्पीशीज़ है, ये जीनस है। तो होमो सेपियंस एक ऐसी स्पीशीज़ है ना जहाँ पर जिसके हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे से इंटरब्रीड कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है और अपने ही जैसे इंडिविजुअल्स बना सकता है। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो खुद को अपनी स्पीशीज़ को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नए इंडिविजुअल्स बनाते हैं बिल्कुल अपने जैसे, ताकि वो मर भी जाए तो भी उनके जैसे ऑर्गेनिजम्स रहें इस दुनिया में और वो आगे से आगे ये स्पीशीज़ कंटिन्यू होती जाए। कहीं पर ऐसा ना हो कि अगर कोई भी एक स्पीशीज़ अगर वो रिप्रोड्यूस करना बंद कर देगी तो क्या होगा, जैसे ही उसके ऑर्गेनिजम्स मरते जाएंगे, ठीक है, मरते जाएंगे, फाइनली बहुत ही कम बच जाएंगे, एंडेंजर्ड स्पीशीज़, याद है ना, तो वो एंडेंजर्ड हो जाएंगे और फाइनली जब सारे ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे तो वो स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, राइट। तो इसमें अगर हम देखें डॉग्स वो रिप्रोड्यूस करते हैं आपस में, वो एक स्पीशीज़ है, वो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। हॉर्सेस हैं वो एक दूसरे से रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। तो इस तरह जो रिप्रोडक्शन है वो एक पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी ला रही है। ऐसा नहीं है अब ऐसा ओल्ड जो है वो मरेंगे, ठीक है, वो मर जाएंगे तो नए ऑर्गेनिजम्स हैं जो उस स्पीशीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और एक स्टेबिलिटी लाएंगे पॉपुलेशन में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, What could be the reasons for adopting contraceptive methods? तो contraceptive methods क्या होते हैं, याद है ना, कुछ ऐसे आर्टिफिशियल मेथड्स या आर्टिफिशियल टेक्निक्स या आर्टिफिशियल थिंग्स जो हम यूज़ करते हैं सो एज टू अवॉइड प्रेगनेंसीज, कि एक फीमेल प्रेग्नेंट ना हो। तो हमने वो तो पढ़ लिए थे, नेचुरल, बैरियर, फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, देन इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स, राइट। अब हमसे पूछा गया है कि ये जो हम मेथड्स अडॉप्ट कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीजंस क्या हैं। इसके पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। तो अगर जैसा कि हम देख रहे हैं कि देयर इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती ही जा रही है,
ठीक है। कई बार प्रेगनेंसीज जो होती हैं वो वांटेड होती हैं, प्लान्ड होती हैं, बट मैनी टाइम्स दे आर अनप्लैंड एंड दे आर अनवांटेड। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है उनको अडॉप्ट करना चाहिए। और जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है कि बहुत सारी पॉपुलेशन हो रही है, बहुत सारी पॉपुलेशन होने की वजह से जगह भी कम पड़ रही है, खाना कम पड़ रहा है, उसकी वजह से कंपटीशन भी बढ़ रहा है और हमारा क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, बहुत डीप में नहीं जाएंगे। तो इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को अवॉइड करने के लिए, इसको रोकने के लिए, ठीक है, तो अवॉइड और से टू स्टॉप पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। उसके बाद टू अवॉइड द ट्रांसफर ऑफ STDs। व्हाट आर दीज STDs? वो STD IST PCO वाला नहीं है, ठीक है, टेलीफोन बूथ वाला नहीं है। ये हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है। सो STD, राइट। तो अगर आपको याद हो तो आपने कुछ एड्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, विच इज़ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। गोनोरिया है, वो भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ठीक है। तो टू अवॉइड दीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 मेन रीजंस हैं कि क्यों हमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को अडॉप्ट करना है, क्यों उनको यूज़ करना है, राइट। तो चलिए, आई होप आपको ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर, इसके क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और जैसा कि आप जानते हैं, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।